कराची को एक सूबा बना दें। सिंध से आवाज आती है कि मरसो मरसो सिंध न डिसो आप। कि अगर हमने सिंध तकसीम कर दिया 2 या 3 सूबों में तो सिंधी खत्म हो जाएगी। इसको वेपनाइज किया किया गया है, इसको यूज किया गया है। इसको स्प्लिट करने से पंजाबी भी खत्म नहीं हो जाएंगे, जी, वही पंजाब रहेंगे। अगर एक आजाद मुल्क होता तो दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क होता। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किसी कौम की कौमियत या उसकी शनाख्त क्या होनी चाहिए? क्या किसी कौम के आगे बढ़ने के लिए उसकी शनाख्त होना जरूरी भी है या नहीं? क्या पाकिस्तान अभी तक आइडेंटिटी क्राइसिस या यानी शनाख्ती बहरान का शिकार है? क्या हम अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि हम कौमियत की बुनियाद पर खड़े हैं, हम लिसानियत की बुनियाद पर खड़े हैं, हम मजहब की बुनियाद पर खड़े हैं? इसी तरह इंडिया इस वक्त वहाँ दो फरीक हमें नजर आते हैं, एक हिंदुत्व है, दूसरा सेकुलर इंडिया है। हमारे साथ मौजूद हैं डीन सोशल साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची, जनाब डॉक्टर याकूब बंगिश साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले फरमाइएगा कि ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है या शनाख्ती बहरान, क्या ये वाकई एग्जिस्ट करता है? ये क्या जरूरी है किसी कौम की शनाख्त होना, एक इज्तिमाई शनाख्त? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्रोग्राम। आपका जो सवाल है बड़ा वजह है ये ज़रा एग्जिस्टेंशियल किस्म का सवाल है। क्योंकि शनाख्त कोई क्या कहते हैं, कोई टैंजिबल चीज़ तो नहीं है कि जो आप पकड़ सके और हाथ लगा सके उसको। ये एक आइडिया है, ये एक फिलोसॉफिकल व्यू है। तो 100% ज़रूरी तो नहीं है कि हर कौम में हो, मगर ये है क्योंकि इंसान सोचता है। वो जो ओल्ड सेइंग है, आई आई थिंक देयर फॉर आई एम। तो इंसान चूंकि सोचता है, तो इंसान सोचता है कि उसका किस जगह से ताल्लुक है। अगर वो किसी मुल्क में है तो उस मुल्क में उसकी क्या शनाख्त है, उसका क्या हिस्सा है, वो किस जगह पे खड़ा हुआ है वगैरह। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्शंस हैं, ये इंसान इस पे सोचता है। अब तारीख में ऐसे हुआ है कि बहुत ममालिक में या बहुत कौमों में इसको वेपनाइज किया किया गया है, इसको यूज किया गया है टू गेट अदर मोटिव्स। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एथनिसिटी है, उसकी आइडेंटिटी एक्स है और एक की वाई है, तो आपने जी एक्स को कहा है कि आपके जो बुरे हालात है ना वो वाई का कसूर है, और वाई को कहा है कि जी बुरे हालात है तो एक्स का कसूर है, ताकि आप एक सिविल वॉर करा करा दी जाए। जबकि इनफैक्ट कसूर ए का होता है, किसी और चीज का होता है जो उनको लड़ा रहा होता है। तो इस तरह से जो आइडेंटिटी है उसको एक क्राइसिस बनाया जाता है। अम, और इस तरह से लोग गेम्स प्ले करते हैं। इस तरह से अगर आप देखें, काफ़ी जो ममालिक हैं वहाँ तरक्की नहीं हुई, क्योंकि इसी वजह से लसानियत की वजह से, मज़हब की वजह से, इन सब वजूहात की वजह से वहाँ लड़ाइयाँ कराई जाती हैं। कभी वो लोग होते हैं जो लड़ाई कराते हैं जो मुल्क के अंदर होते हैं, हुक्मरान रहना चाहते हैं। कभी बाहर के लोग होते हैं जो चाहते नहीं कि वो मुल्क इतना डेवलप हो या आगे आगे बढ़े। तो इसके अंदर बड़े मल्टीपल किस्म के फैक्टर्स हैं, मगर ये मैं जरूर कहूंगा कि एक नेचुरल क्यूरोसिटी इंसान में है, जिसके जरिए आइडेंटिटी का जो सवाल है वो कभी ना कभी पैदा हो जाता है। मसला सिर्फ ये है कि जब वो आइडेंटिटी का सवाल बाकी सब सवालों के ऊपर या बाकी सब चीजों के ऊपर हावी हो जाए, फिर वो एक मसला क्रिएट करता है। फिर उसको पोलिटिसाइज और वेपनाइज करने का तरीका भी बड़ा आसान है। और किसी भी मुल्क को आप देखेंगे, दुनिया में किसी भी मुल्क में जब भी इसको वेपनाइज किया गया है या पोलिटिसाइज किया गया है, तो उसका रिजल्ट ठीक नहीं आया। चाहे वो डेवलप्ड वर्ल्ड हो, चाहे वो अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड हो, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, एशिया हो, कोई भी जगह है जहां भी ये इस्तेमाल किया गया है, इसका जो नतीजा है वो अच्छा नहीं निकला। क्या जब हम पाकिस्तान में नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करते हैं, गवर्नेंस की बुनियाद पे नए सूबों की बात करते हैं, तो खास तौर पे सिंध से आवाज आती है कि मरसो मरसो सिंध न डिसो आप। अभी कराची बैठे हुए हैं, मतलब जी जी। स्कॉटलैंड ने कहा हमें आज़ादी चाहिए, किसी ने ये नहीं कहा कि मरसो मरसो स्कॉटलैंड न डिसो। अफगानिस्तान के इतने सूबे हैं, इंडिया के बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं। ईरान हमारे साथ को 23-24 सूबे हैं। तो ये जो हम कार्ड खेलते हैं सुबाइयत का, इसी तरह काला पाक डैम हमारी वाइटल लाइफ की हैसियत रखता है। हम पाकिस्तान में नई नहरें बननी चाहिए, लेकिन जब हम उस तरफ आते हैं तो फिर लिसानियत कार्ड, फिर सुबाइयत कार्ड। ये इसको हम फिर उस आइडेंटिटी से कैसे जोड़ेंगे? जी, ये देखें ना, अब पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है ना वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि पाकिस्तान जब 1947 से बना था तो अपनी नौयत का पहला मुल्क था। इससे पहले इस तरह का मुल्क कभी नहीं बना था कि एक आइडियोलॉजी के ऊपर एक मुल्क बनाया जाए। और मेरे ख्याल में कायद आज़म को भी ये एहसास था, बहुत जल्दी ये हो गया था कि आइडियोलॉजी जो चले है
मगर ये एक वाहिद पिलर नहीं रह सकती, इससे आगे भी जाना जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग उनके जो अगस्त 11 की स्पीच है उसमें रिलीजन की बात करते हैं, मगर चले वो उन्होंने एक क्या क्या कहते हैं इक्वल रिलीजन का कॉन्सेप्ट दिया, वो एक अलग इंटरेस्टिंग डिस्कशन है कि उन्होंने क्या आइडिया दिया। मगर उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि प्रोविंशियलिज्म जो है उसके जो मसाइल हैं और उसके जो इश्यूज हैं वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये क्यों पाकिस्तान के नौयत में ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो जब पाकिस्तान बना था तो ये इस तर्ज पे बना था कि 1935 में ब्रिटिश ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके अंदर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बहुत हद तक दे दी थी। वहाँ जो अभी जो हम कहते हैं वजीर आला, उसको वजीर आजम बोलते थे, प्रेमियर बोलते थे 1935 एक्ट के अंदर। तो बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी थी, बल्कि मैंने तो इस पे एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है कि इवन 18वीं तरमीम के बाद हमें वो वाली ऑटोनॉमी कभी वापस नहीं मिली जो कि 1935 के एक्ट में मिली थी। बहुत ज्यादा मतलब टैक्स, आप इमेजिन करिए कि इनकम टैक्स भी रेज करने का जो हक था ना वो सूबाई गवर्नमेंट के पास था, तो बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी थी। और मुस्लिम लीग ने ये देखा कि ये बहुत अच्छी बात है और मुस्लिम लीग ने इसको चैंपियन किया। तो एक साइड पे आपकी कांग्रेस पार्टी थी जो कहती थी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ज्यादा पक्की सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, सूबों को इतनी खुद मुख्तारी नहीं देनी चाहिए। और मुस्लिम लीग का प्लान था कि खुद मुख्तारी बहुत हद तक देनी चाहिए, सेंटर को सिर्फ तीन चार चीजें कंट्रोल करनी चाहिए। क्योंकि मुस्लिम लीग जब ये प्लान लेके आया वो इस तर्ज में लेके आया कि वो ऑल इंडिया की कॉन्वर्सेशन कर रहा था। तो मुस्लिम लीग का ये दावा था कि जी कैसे हो सकता है कि अगर एक बंदा पेशावर में बैठा है या एक बंदा ढाका में बैठा है तो टाइम जोन्स भी वहां की फर्क हैं, तो किस तरह से उनके जो मफाद है वो एक जैसे हो सकते हैं? हर एक के मसाइल फर्क है, हर एक के इश्यूज फर्क है, हर एक की जबान फर्क है, रेस फर्क है, मजहब फर्क है। तो इसलिए जितना ज्यादा आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देंगे मुल्क के लिए अच्छा होगा। वो एक यूनाइटेड इंडिया के कॉन्सेप्ट में था। तो जब पाकिस्तान बना और जो मुस्लिम लीग जब पॉपुलर हुई वो इस बेस पे हुई कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, राइट? जब फिर पाकिस्तान बन गया तो उनको वो कांग्रेस वाला रियलाइजेशन जो है जरा थोड़ी सी हुई कि जी आप सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे अगर सूबाई खुद मुख्तारी बहुत ज्यादा है। तो कायद आजम के जीते जी उन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी कम करनी शुरू कर दी। जब उन्होंने कम करनी शुरू कर दी तो फिर इसके खिलाफ रिएक्शन आया। सिंध में सबसे पहले रिएक्शन आया, फिर सबसे पहले तो जो एनडब्ल्यूएफपी में आया, फिर सिंध में आया, फिर पंजाब में आया, फिर बंगाल में बहुत ज्यादा आया। तो एक ये कॉन्ट्रडिक्शन पाकिस्तान के बनने में थी कि आपने मुस्लिम लीग की बेस बनाई कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो, मगर जब मुल्क बन गया तो आपने कहा नहीं नहीं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं होनी चाहिए, सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। तो वो जो पहले साल डेट के अंदर जो डिबेट शुरू हुई वो अफसोस की बात है कि आज तक वो चलती आ रही है। तो ये इसकी जो है जो तारीखी इसमें बेस है। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि हमने क्या किया है कि हमने काफी चीजों को मर्ज कर दिया है। और वहां मैं कहता चलूंगा जो मैं पहले बात की थी कि ये पोलिटिसाइजेशन और वेपनाइजेशन है। हमने फिर उस आइडेंटिटी को वेपनाइज करने की कोशिश की। हमने कहा कि जी अगर इस आइडेंटिटी का जो बेस है वो यही प्रोविंसेस के जो बॉर्डर्स हैं वो हैं। सो फॉर एग्जांपल व्हाट वी नाउ काइंड ऑफ ट्राई टू अंडरस्टैंड और काइंड ऑफ क्लेम इज कि अगर हमने सिंध तकसीम कर दिया दो या तीन सूबों में तो सिंधी खत्म हो जाएगी या सिंध के हालात बड़े खराब हो जाएंगे। अब मेरी यहाँ किसी से इस पे वो डिस्कशन हो रही थी, मैं कराची में नया हूं, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा फॉर एग्जांपल अगर हम सखर डिवीजन एक सूबा बन जाए, हैदराबाद डिवीजन एक सूबा बन जाए फॉर एग्जांपल, राइट? तो दोनों सूबों के अंदर लोग जबान कौन सी बोलेंगे? फ्रांसीसी बोलेंगे। उन दोनों सूबों में लोग सिंधी ही बोलेंगे ना। हम या बलोची अगर तो आप नहीं कराची, बोलेंगे, पंजाबी तो बलोची नहीं तो नहीं बोलेंगे। बोलेंगे, वेल अगरचे एथनिकली वहां बलोच बहुत ज्यादा है वैसे, सो दैट्स अनदर कहानी, बट चले हम्म। मेजॉरिटी जबान तो सिंधी है। अच्छा, अगर कराची और हैदराबाद चले फॉर एग्जांपल एक सूबा बन जाता है तो यहाँ कोई नई जबान आ जाएगी, कोई नए लोग आ जाएंगे, क्या होगा नया? ठीक है, क्योंकि जो कराची में उर्दू स्पीकिंग है या जो हैदराबाद में है वो तो वही रहेंगे ना, जो सिंधी है वो वही रहेंगे, ठीक है? तो सूबे बनने से होगा क्या? और जब मैं ये कहता हूं ना कि होगा क्या, तो वो फिर कहते हैं नहीं नहीं पर सिंध तो नहीं रहेगा ना। तो मैंने कहा इस मतलब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जब लोग वही हैं, इश्यूज वही हैं, वही लोग वही रूल करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल आई वुड हैव अ प्रॉब्लम कि आप कल सिंध को एक लेट्स से कराची को एक सूबा बना दें और आप ऐसे करें कि लाहौर से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उठा के कराची ले आए। ठीक है, वो एक मसला क्रिएट होगा। या आप ऐसे करें कि आप सखर को एक सूबा बना दें मगर कराची से आप लोग इंपोर्ट सखर में कर दें और वो वहां रूल करना शुरू कर दें, सखर के रहने वालों के पास कोई अथॉरिटी ना हो, दैट्स अ प्रॉब्लम। बट नो वन इज सेइंग कि ये करें।
तो अगर सिंध को ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, ड्यू टू द फैक्ट कि इतना बड़ा ये बन गया है सूबा, इसकी जो आबादी या 47 से कंपेयर करें इतने गुना बढ़ गई है। सिंध को आप छोड़े, पंजाब को जहां से मैं हूं, पंजाब की तो मतलब द पंजाब इज लार्जर देन ओवर हाफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ठीक है। तो इसको स्प्लिट करने से पंजाबी भी खत्म नहीं हो जाएंगे, जी, वही पंजाब रहेंगे। अगर एक आजाद मुल्क होता तो दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क होता। हाँ, तो इमेजिन करें ना। तो अब द फैक्ट इज दिस कि हमने जो डिबेट है ना वो कनेक्ट बस कर दी है कि आइडेंटिटी को खत्म हो जाएगी, और हमने ये इसको चैलेंज नहीं किया कैसे, बताएं कैसे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं, अच्छा, और इसका बड़ा वो इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। इंडिया को ये समझ आ गई कि जब तक छोटे यूनिट्स नहीं बनेंगे तब तक डेवलपमेंट जो है ना वो आम इंसान तक नहीं पहुंचेगी। हम अक्सर पाकिस्तान इंडिया को कंपेयर करने का हमें बड़ा शौक है, मगर ये बड़ा अच्छा एक कंपैरिजन है। 1954-55 में जब हम 1 यूनिट कर रहे थे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में, तो इंडिया ने उस वक्त नए सूबे बनाए। इंडिया शुरू हुआ 9 सूबों से, आज 27-28 सूबे हैं। हम शुरू हुए जहां से शुरू थे वहीं आज तक हैं। ठीक है। और आप इमेजिन करें, वो बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है पाकिस्तान में ना। लोग, मैं अभी फॉल के अंदर पढ़ा रहा हूँ एक कोर्स इंडिया के ऊपर, और वो इस वजह से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमें इंडिया की बात करने का बड़ा शौक है, मगर पता इंडिया के बारे में बिल्कुल कम है। ठीक है। अब वहां आप देखें कि 1960 में जब उन्होंने गुजरात और बॉम्बे को अलहदा किया था तो बड़ा शोर हुआ था, बिकॉज गुजराती स्पीकिंग लोगों ने बॉम्बे की डेवलपमेंट की। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, अब ये मराठा के पास चला जाएगा, ये मराठों को क्या पता है। इन्होंने क्या किया, मराठों ने कहा कि जी बॉम्बे तो मतलब मराठी एरिया के अंदर है, तो आप ये, अच्छा, बड़ी डिबेट हुई, लॉन्ग एंड बहुत कुछ हुआ। लॉन्ग एंड शॉर्ट क्या हुआ है, आज आप देखें, बॉम्बे भी बड़ी डेवलप्ड जगह है, अहमदाबाद भी बड़ी डेवलप्ड जगह है। तो ये तो नहीं हुआ कि वो बॉम्बे से अलहदा होने के बाद गुजरात खत्म हो गया और वहां के लोग गरीबी में मर गए और उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अहमदाबाद कितना डेवलप्ड है आज, बॉम्बे भी डेवलप्ड है। तो ये कभी होता नहीं है। अक्सर हम जब डिबेट करते हैं ना तो एक वो उसको हम फ्रेज कहते हैं कॉलिंग द ब्लफ। ये पाकिस्तान में कोई कोई करता नहीं है कि ब्लफ कॉल करे और बोले जी हाँ जी बताएं कैसे हम्म। होगा। ये कैसे कोई नहीं पूछता, क्योंकि जब आप पूछेंगे ना तो वो अगला बंदा थोड़ा सा इससे जरा परेशान हो जाएगा। अच्छा हाँ, अब मुझे आंसर देना है कि होगा क्या, वो बताएं क्या होगा। बिकॉज होने के ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं ना, एक एग्जिस्टेंशियल डिबेट आप कैसे कर सकते हैं कि जी हाय सिंध अगर स्प्लिट हो गया, हाय पंजाब स्प्लिट हो गया तो गजब हो जाएगा, क्यामत आ जाएगी, कैसे आएगी, चले बताएं कैसे आएगी। सो ये हम चूंकि डिबेट नहीं करते, द डिबेट देन रिमेन्स विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ के जी एक आइडेंटिटी है वो आप खराब कर रहे हैं, ये चीज आप खराब कर रहे हैं, वो चीज आप खराब कर रहे हैं। वो भी डिबेट चलती रहती है, बिकॉज वो तारीख भी में भी कंफ्यूज हो जाती है, फिर वो आज की डेवलपमेंट में भी कंफ्यूज हो जाती है। तो आप कभी किसी फैक्ट के ऊपर या उसकी रियल इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिबेट कभी नहीं करते। ये एक थ्योरेटिकल डिबेट जारी रहती है, और सैडली पाकिस्तान में 70 साल से ये जारी है। अब आखिर में डॉक्टर साहब, मैं आपसे इसी आइडेंटिटी की सिग्निफिकेंस को थोड़ा एक तरफ रखते हुए मैं इसका एक और काउंटर ऑल्टरनेट एक आपके सामने के रखूं कि हमारे सामने जर्मनी, जिस आलमी ताकतों की तकसीम थी, एक ईस्ट जर्मनी एक वेस्ट जर्मनी, जर्मन कौम ने उस तकसीम को ख़त्म किया, वो एक हो गए। आज वो दुनिया की बेहतरीन और अजीम कौमों और मुल्कों में से एक है। सिंगापुर और मलेशिया एक थे, रहता हूँ। लेकिन गुर्बत और लिसानी मसाइल की वजह से दोनों ने फैसला किया अलहदा होने का, दोनों अलहदा हुए। आज सिंगापुर भी एक डॉट ऑन मैप ऑफ अर्थ, लेकिन दुनिया की जबरदस्त हम्म। डेवलप्ड स्टेट है, और मलेशिया भी मुस्लिम दुनिया का सबसे डेवलप्ड और हाईटेक मुल्क है। तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी जो है वो तो मैटर नहीं कर रही है। अब जो कॉन्सेप्ट इवॉल्व दुनिया में हुआ है, मैटर करता है कि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, बिल्कुल मैटर बिल्कुल। करता है आपकी गवर्नेंस क्या है, मैटर करता है आपके यहाँ रूल ऑफ लॉ है या नहीं। आपके यहाँ गुर्बत आज 12.5 करोड़ 25 लाख 25 करोड़ में से वो गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल। आपने 8,500 रुपये इस बजट में बेस लाइन रखी कि जो 8,500 रुपये कमा रहा है वो गुर्बत की लकीर से नीचे है। तो हम्म। अगर ये सब कुछ आप ठीक करते तो आइडेंटिटी तो शायद फिर बेटर ना करे। जी बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री। ये देखे ना, जो मैं पहले कह रहा था कि आइडेंटिटी कैसे आप उभारते हैं, आप इल्जामात लगाने शुरू कर देते हैं, राइट। बिकॉज आपने डेवलपमेंट की तो बात नहीं करनी। आपने कहना है ये उसका कसूर है, ये इसका कसूर है। अब फॉर एग्जांपल, मतलब आई गिव ए वेरी क्लियर एग्जांपल, ये कराची में, मतलब इफ जो भी आपके प्रोग्राम को देखेंगे अगर वो कराची से है, तो यूनिवर्सिटी रोड जो है टूटी हुई है। तो मैं जब पहली दफा यहाँ आया, मुझे पता नहीं था कि क्या हालात है वगैरह, तो मैंने ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा अच्छा इसको कितने महीने हुए हैं। तो वो हंसा, कहता आप लाहौर से है ना, आप ये बात कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों, कहता है इसको तो 3.5 साल, 4 साल हो गए टूटे हुए। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अच्छा इतनी देर, तो उसने कहा
पंजाब में क्या होता है, मैंने कहा इतनी देर में तो मेरे ख्याल में वो सीएम को कोई मार दे, बिकॉज वो अनथिंकेबल है कि लाहौर के अंदर कि मेन सड़क एक कोई 4 साल के लिए टूटी और कुछ हो ना, राइट। अब जब डेवलपमेंट नहीं हो रही ना, वो जो आप कह रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका नहीं हो रहा, आपका कुछ डेवलपमेंट नहीं आ रही, तो फिर आप क्या कहते हैं, अच्छा ये अब तो हम काम नहीं कर रहे, आप किसका कसूर है, अब आप स्केपगोट एक ढूंढते हैं, उसका कसूर है, इसका कसूर है। अच्छा, बहुत फायदा होता है अगर उसका फिरका फर्क हो, राइट, फिर आप एक रिलीजियस कहानी शुरू कर देते हैं। अगर उसका लैंग्वेज फर्क है, आप लैंग्वेज की कहानी शुरू कर देते हैं। एथनिसिटी फर्क है, आप एथनिसिटी की कहानी शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं अगर ये बंदा ठीक हो जाए ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये इसका कसूर है, उसका कसूर है। इस सारी डिबेट के अंदर आपकी जो बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो कॉन्वर्सेशन है ना, वो खत्म हो जाती है, बिकॉज असल वो मसला है। असल ये मसला है कि फॉर एग्जांपल अभी मैं कल एक फिगर देख रहा था कि पाकिस्तान के हर सूबे में, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा, पंजाब, तीनों सूबों में वुमेन लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ है। सिर्फ एक जगह नहीं हुआ, सिंध में। हाँ। अब उसमें एक स्पीच का ताल्लुक है, उसमें ताल्लुक ये है कि कोई सिंधी बोल रहा है या उर्दू बोल रहा है, कोई कनेक्शन नहीं है। उसका ये है कि जी औरतें स्कूल नहीं, जो लड़कियां हैं वो स्कूल नहीं जा रही। इसका ट्रांसपोर्ट से ताल्लुक है, इसका एक्सेसिबिलिटी से ताल्लुक है, इसका स्कूल से ताल्लुक है। यू नो वो हम कॉन्वर्सेशन यहाँ नहीं करते। हम कॉन्वर्सेशन करते हैं कि जी अच्छा फिरका क्या है, अच्छा बैकग्राउंड क्या है, ये क्या है, वो क्या है। सो दैट्स द थिंग कि वी डोंट टॉक अबाउट द रियल इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट, वी कीप टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट आर अनइम्पॉर्टेंट। और आपने बड़ी अच्छी एक एग्जांपल दी। बहुत सारी दुनिया के अंदर लोग ये कहते हैं कि जी मुस्लिम वर्ल्ड में डेवलपमेंट नहीं। आपने बड़ी अच्छी एक एग्जांपल दी, मलेशिया है डेवलप्ड, ठीक है। उसको उसका वीजा फ्री एक्सेस पूरी दुनिया में है, वो भी सारे मुसलमान ही है ना, वहां तो कोई कोई इतना ग्रांड मसला नहीं है, ठीक है। हम्म। बाकी भी ममालिक हैं। सो अगेन इट्स गॉट नथिंग टू विद द रिलीजन यू हैव, राइट। आपके बहुत ममालिक के अंदर दे आर मुस्लिम्स हु आर डूइंग रियली वेल। आपके बहुत ज्यादा ममालिक में मुस्लिम्स हु गॉन फ्रॉम पाकिस्तान हैव डन रियली वेल। ये हम्म। आप ईस्ट एशिया देखे, टांजानिया, केनिया वगैरह के अंदर सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह, सारे जो बिग ट्रेडर्स थे, वो सारे कहाँ के थे, गुजराती स्पीकिंग हिंदू और मुसलमान दोनों थे, राइट। प्री सो इट्स गॉट पार्टीशन। नथिंग विद, हाँ, प्री पार्टीशन, तो इसका इट्स गॉट नथिंग डू विद एनी ऑफ दीज फैक्टर्स। हम्म। मसला ये है कि जब आपकी जो हुकूमत है उस वक्त की, या आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दे डोंट परफॉर्म, देन दे फाइंड अ स्केपगोट एंड द पीपल देयरफॉर नीड टू बी। देखिए एजुकेशन की हम क्यों बात करते हैं, एजुकेशन की इसलिए बात करते हैं कि जब आप एक स्कूल में आते हैं या एक यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपका जो आपको एक शऊर हासिल होता है कि जब कोई बंदा इस तरह की बात करे तो उसको रियल मुद्दे पे वापस लेके आए, बोले कि भाई आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेहतर करने में क्या काम किया है, आपने गो स्कूल कितने बंद किए हैं, आपने तालीम कितनी आम की है, आपने हेल्थ केयर क्या दी है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बनाया है। मगर चूंकि एजुकेशन का निज़ाम ख़राब है और ये जान की एजुकेशन का निज़ाम बेहतर नहीं हुआ, इस वजह से हमारी ये हालत है। इसी वजह से वी आर स्टिल स्टक इन अ कॉन्वर्सेशन जो कि बहुत ज्यादा ममालिक ने 100 साल पहले छोड़ दी थी। आज हम वही सवाल बार 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 कर रहे हैं और हम रिजल्ट देख रहे हैं। और बड़ा इसके अंदर बड़ा एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है, जिन सवालों की वजह से पाकिस्तान में खराबियां आई हैं, आज इंडिया भी वही कर रहा है। और ये आप देखेंगे कि इंडिया का भी वही हाल होने होने वाला है कि पाकिस्तान में कि डेवलपमेंट नहीं होगी, मजहब के बुनियाद पे लोगों को मारना शुरू कर देंगे और ये कर देंगे। बिकॉज वो यही है, वहां क्या, इंडिया में क्या उन्होंने कहानी शुरू की, जी देखिए अगर ये मुसलमान खत्म हो जाए ना तो सारे हिंदू गरीब अमीर हो जाएंगे, विच हैज नथिंग टू डू विद इट। अच्छा पहले क्या, सारे जब मुसलमान नहीं थे, फॉर एग्जाम्पल 1000 साल पहले नहीं थे, सारे हिंदू अमीर थे क्या? जब एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। यहाँ जहां मुसलमान कम है, इंडिया में काफी सूबे हैं जहां मुसलमान 4-5% हैं, तो वहां क्या हिंदू अमीर हैं? ऑब्वियसली नहीं है। मगर वहां के आपने गरीब हिंदू को क्या कहानी सुना दी, देखें जी इनको आप मुसलमानों को मार दें, खत्म कर दें, इनको गेटो में डाल दें तो फिर ये होगा। और गरीब हिंदू उसके पीछे लग गया, क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसके पास वो शऊर हासिल नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है, उसको पता नहीं है, उसको एक कहानी सुनाई, वो चल गया उस कहानी पे। हमारे यहाँ भी ऐसे ही हुआ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टॉक अबाउट द रियल इश्यूज एंड ओनली देन थिंग्स कैन चेंज। और ये जो इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन है ऑफ आइडेंटिटी, ये इसी वजह से हो रही है कि हम रियल इश्यूज की बात नहीं कर रहे। और ये जो आपके प्रीमोडियल जो है ना, वो क्या बेसिक इंस्टिंक्ट के जी आइडेंटिटी, लैंग्वेज, ये वगैरह। अब आप एक बड़ी एक काफी देर से बात करो, बट एक एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा। पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो एक जबान बोलते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होंगे, ठीक है। हम भी जब उर्दू में भी बात कर रहे होते हैं ना तो बीच में अंग्रेजी का लफ्ज आ जाता है, बहुत हाँ। जब दफा आता है, हमें उसका उर्दू का लफ्ज नहीं पता होगा कि वो क्या, वो दिमाग में भी वो रजिस्टर नहीं होता। आप अगर पंजाब में है या सिंध में है तो पंजाबी सिंधी के लफ्ज भी आते रहते हैं, राइट।
सो वाई आर वी हंग अप? अगर हम प्रैक्टिकल जबान में, प्रैक्टिकल लाइफ में हंग अप नहीं है ऑन लैंग्वेज, मगर जब पॉलिटिकल सवाल आता है हम हंग अप हो जाते हैं ऑन लैंग्वेज। हम्म। अब ये रियलाइजेशन है एक आम इंसान में या एक आम बंदे में। आप उसको दिखाएं, आप उसको किसी उर्दू स्पीकिंग वाले बंदे को भी, आज मैं कह रहा हूँ कराची के अंदर ना, आप सलीस उर्दू में कुछ पढ़ाए ना, वो फंस जाएगा थोड़े सेंटेंसेस के बाद। हम्म। किसी सिंधी को आप दिखाए ना प्रॉपर सिंधी वो लिटरेचर, तो वो उसको भी 100% नहीं आने वाली समझ। सो वी आर मिक्सड नाउ, इट इज फाइन, द वर्ल्ड इज मिक्सड, राइट? वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट थिंग्स जो कि 100 साल पुरानी, कि जी वो इसकी ये जबान थी, इसको मार दो, इसका ये जबान था, इसका ये लहजा था, वो ये था। एंड दैट इज वाई वी आर नॉट नॉट डेवलप्ड, वरना तो हम बहुत पहले से डेवलप हो जाते। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त। चले, थैंक यू।